लेट अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ द लिसनर्स। जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, आज हमारे साथ हैं शंकर हमेदे और ये इंडिया से हैं। ही इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्किल्स and a lot of different subjects: teacher, trainer, dancer, career counselor, um, technologist, and a huge list. So, Shankar, would you like to introduce yourself and then I can go on? Assalamu alaikum to all the people who are here on the show. I appreciate it कि आज रमज़ान शुरुआत हो रही है in Saudi Arabia. I think पाकिस्तान में शायद कल हो रही है. Is that correct? So I Yeah. appreciate आप लोग रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम. और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने बड़े अवसर पर अकरम जी ने आपने मुझे यहाँ पर बुलाया. एंड मेरा बैकग्राउंड है, मेरा जन्म हुआ था बम्बई में और मैं करीबन 86 तक बम्बई में था, बम्बई के नेबरहुड में था. एंड मेरे डैडी पोस्टमैन थे, तो मेरा पूरा एजुकेशन उन दिनों स्कॉलरशिप पे हुआ करता था. इंडिया सोशलिस्ट कंट्री थी तब, तो ज़्यादातर एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री में दिया जाता था. एंड उसके बाद में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरी ट्रेनिंग हुई थी आईआईटी बॉम्बे से. तो उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री थी नहीं इंडिया में, तो मेरी पहली नौकरी मुझे अमेरिका ले गई. एंड तब से मैं साधारण 30 साल से ज़्यादा अमेरिका में ही रहा. इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले 3D ग्राफिक्स वीडियो में, अनेक एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में. एंड फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, तब मैंने देखा कि कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ गई थी अमेरिका में, एड्स कैंसर. सो साधारण 1998 में मैंने अपने बीवी के साथ बायोटेक्नोलॉजी में काम करना शुरू कर दिया. एंड वहाँ पर हमने पर्टिकुलरली कैंसर की जो दवाइयाँ होती है या इन जनरल दवाइयाँ जो टॉक्सिक होती है, हर दवाई में कोई ना कोई जहर जैसा होता है. सो वो कैसे कंट्रोल करे, उससे कैसे मिनिमाइज करे, उस पर काम किया. अबाउट 6-7 साल उसमें था मैं. फिर मैं ओवरऑल जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया, मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, अपने पैसे के लिए, अपने मजे के लिए. मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ. और ये एक रियलाइजेशन आया कि खुश होने के लिए मैं सिर्फ खुद की मांगे, मैं खुद की ज़रूरतें पूरी करते रहूं तो नहीं चलेगा. मुझे धीरे धीरे सोसाइटी में एंगेजमेंट करना पड़ेगा. ये जैसे मैं डीपर गया, जैसे मेडिटेशन में गया, बुद्धिस्ट मेडिटेशन में, जैसे सूफी जिक्र में गया, जैसे मैं सूफियाना लोगों के साथ, दरवेशों के साथ डांस करने लगा, जैसे मैंने योगा एंड प्राणायाम की प्रैक्टिस से शुरू की, तो मुझे एक क्लियरर हुआ कि मुझे अगर सचमुच खुश रहना है तो मुझे लोगों के साथ खुश रहना है. न्यूरो साइंस ऑफ हैप्पीनेस भी मैंने सीखी, न्यूरो साइंस ऑफ कंपैशन. एंड हर तरफ चाहे मैं कहीं भी गया, इट बिकेम क्लियर कि अगर मुझे खुश रहना है तो सिर्फ मैं अपनी ओर नहीं और अपने परिवार की ओर नहीं और अपने समाज की ओर, अपनी दुनिया की ओर मुझे जाना है. तो उस दिशा में जा रहा हूँ. या जैसे आपने बताया, मैं डांसेस भी सिखाता हूँ, बट मेरा मेन फोकस इज ऑन लीडरशिप, कि कैसे हम लोग आगे बढ़े लाइफ में, खुद भी आगे बढ़े और हमारे साथ जितने भी लोग हैं उन्हें भी कैसे हम आगे ले जाए. उस पर मेरा ज़्यादातर काम चलता रहता है आज. सो अगेन शुक्रिया आपने आज बुलाया. एंड जो भी यहाँ देख रहे हैं, आपको 30 दिन का टाइम दिया गया है अपने आप पे थोड़ा फोकस करने को, फैमिली पे फोकस करने को, और अपने खुदा की ओर, अपने भगवान की ओर देखने को. तो ये मौका फुल्ली यूज करना. So nice of you, शंकर. शंकर, मैं आपकी वो जो पढ़ रहा था टीवी, और उसमें जो क्वेश्चन आपके बारे में लिखा हुआ था, आपने दुनिया के अंदर बहुत जी, आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है अभी, पता नहीं आप ऑफलाइन तो नहीं गए ना? नहीं नहीं, मैं ऑफलाइन नहीं, यहाँ से। हाँ, आप ठीक हो अच्छा. गए। अच्छा ओके. शंकर, उसमें मैं देख रहा था कि आपने बहुत सारी जगहों पे सर्व किया, और फिर 2016 में आपने रिटायरमेंट ली, और आफ्टर दैट आप सर्व करें कैरियर काउंसलर के तौर पे भी, लोगों को इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं।
तो ये आपने मतलब कैसे सोचा कि लोगों को इंग्लिश पढ़ाएं, लोगों की करियर काउंसलिंग करें, लीडरशिप लोगों को सिखाएं? ये आपके जरिए वेल कैसे आया? एक इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर का लीडरशिप और टीचर बनने का सफर कैसे हुआ? वेल मैं अपनी कंपनियां तो चला रहा था। साधारण 1994 के बाद मैंने बिजनेस में लीडरशिप तो कर ही रहा था, लेकिन जब मैं न्यूरो साइंस में चला गया कि हाउ डू वी फाइंड हैप्पीनेस, तो जब मैं मुझे ऐसा लगा कि आफ्टर वर्किंग इन दिस एरिया फॉर अबाउट 10 years, जब मैं इंडिया आ गया, मुझे ऐसा लगा कि अपने देश में भी कुछ करना चाहिए। जब मैं भारत आ गया, हिंदुस्तान आ गया, तो फर्स्ट वहाँ की सबसे बड़ी जरूरत थी कि लोगों के पास बड़े बड़े रोजगार नहीं है, उनके पास बराबर करियर नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अपना बेसिक नीड्स, खाने पीने रहने की जगह नहीं है। सो उन्होंने कहा कि हमें खुश होने के लिए बेसिक चीजें तो चाहिए। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे बिजनेस लीडरशिप, पर्सनल लीडरशिप और इंटरपर्सनल लीडरशिप में काम करना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू लीडरशिप ट्रेनिंग। तो मैं रिसेंटली उस सिलसिले में रेहान अल्लाह वाला के साथ, जो अली की काम करते हैं, उनके साथ में एक बिजनेस लीडरशिप में कॉन्शियस बिजनेस का एक वर्कशॉप चल रहा है। तो उसमें मैं गेस्ट लेक्चरर करके आ गया। और जब मैं बात कर रहा था, तो वहां पर कई लोगों ने कहा कि आप इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो, सो व्हाई डोंट यू टीच अस हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्योंकि ये जब भारी चीजें आप सिखा रहे हो, मतलब कॉन्शियस बिजनेस वगैरह वगैरह, इसके लिए हमें अंग्रेजी तो बराबर समझनी चाहिए। तो बाय एक्सीडेंट मैं यहाँ पहुंचा एंड मैंने सोचा ठीक है, अपने देश में हिंदी और उर्दू बोलने वाले एटलीस्ट हिंदुस्तान में कम से कम 500 मिलियन है। और हिंदुस्तान, पाकिस्तान एंड बाकी जो, अगर मिडल ईस्ट इकट्ठा किया जाए तो 700-800 मिलियन लोग हिंदी उर्दू आराम से बोल लेते हैं। लेकिन अंग्रेजी ज्यादातर लोगों को एक्सपोजर तो है ही, ब्रिटिश कॉलोनी होने के नाते ज्यादातर लोगों ने अंग्रेजी तो सुनी है। टीवी पे भी अंग्रेजी न्यूज आती है, अंग्रेजी प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन बोलने का धैर्य, बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता, हिम्मत नहीं आती कई कई बार। हमने कहा ठीक है, हम आपके लिए एक शेयरिंग सेशन बनाएंगे, इमर्शन सेशन बनाएंगे। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती लेकिन आप स्विमिंग कर चुके हो, तो हम आपको पानी में ले जाते हैं हमारे साथ। और आप, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश में बात करें, आप हिंदी बात कर सकते हो, उर्दू बात कर सकते हो, सिंधी बात कर सकते हो, लेकिन मिक्स करके बोलना, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो उस सिलसिले में हम लोग लास्ट वीक से हमने शुरू किया है। ऑलरेडी अबाउट 6-7 सेशंस हो गए। रिस्पांस अभी तक तो बिल्कुल बढ़िया है। और हम लोग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं करते, ग्रामर परफेक्ट होना चाहिए, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो दैट्स हाउ वी बीन डूइंग इट। अभी तक तो बड़ा मजा आ रहा है। तो आप इस एरिया में काफी काम कर चुके हैं जी, आप अपना एक्सपीरियंस भी बताइए। शंकर, आर यू देयर? यस यस, आई कैन हियर यू, कैन यू हियर मी? आई एम हियर। ओके, ओके, या इट्स ओके। शंकर, मुझे बताइए, आप कैरियर काउंसलिंग आप सब्जेक्ट रहा, कैरियर काउंसलिंग हर दौर के अंदर तमाम स्टूडेंट्स का इशू है, और स्पेशली ये इशू है इंडिया पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में हमारे। इंडिया पाकिस्तान, हम्म। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं और पढ़ाई के बाद पता नहीं चलता कि ये पढ़ाई जब डिग्री कंप्लीट होती है तो पता लगता है कि इट्स यूजलेस। तो आप करियर काउंसलिंग के लिए क्या कहेंगे? व्हाट्स योर एडवाइस? तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, जैसे आपने बताया, इंडिया में तो आजकल इंजीनियरिंग और मेडिसिन इतना पॉपुलर है, चाहे इंटरेस्ट हो या ना हो, बेचारे लोग इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, मेडिसिन में आ जाते हैं, कभी लॉ स्कूल में आ जाते हैं। बट अगर उनको इंटरेस्ट ना हो, अगर उसमें एप्टीट्यूड ना हो, अगर उसमें मजा नहीं आ रहा हो, तो अपना पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे आपने कहा, कई साल, 4 साल, 8 साल, कभी 8-10 साल काम करने के बाद उनको लगता है कि मैंने ये गलती की। जैसे मैं खुद इंजीनियर बना था, इंजीनियरिंग में मुझे दिलचस्पी तो थी, लेकिन मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था लोगों से बात करने में, लोगों को समझने में, साइकोलॉजी में, न्यूरो साइंस में। तो 15-20 साल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने धीरे धीरे एग्जिट मार दी। तो मैं चाहता हूं कि बाकी लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो,
इसके लिए करियर काउंसलिंग में हम तो इतना ही करते हैं कि उनके हर एक को खुद को जानने के लिए टूल्स होते हैं कि खुद को पहचानने के लिए कि कैसे हम अंडरस्टैंड करें, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। जैसे एक सूफी और क्रिश्चियन टूल है, बहुत पुराना है, उसका नाम है एनियाग्राम। तो इसमें एक सिंपल टेस्ट है, अबाउट आधा घंटा भी नहीं लगता। एनियाग्राम का जो टेस्ट ले तो अंदाज आ जाता है कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, किस एरिया में मैं सक्सीड हो सकता हूँ। एंड ये ऑनलाइन भी टेस्ट है, लेकिन हम इंटरैक्टिवली ज़्यादा काम कर सकते हैं इसमें। और एक टेस्ट है मायर्स ब्रिग्स। ऐसे कई टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, बट दीज आर नॉट अबाउट एप्टीट्यूड एज मच एज पर्सनालिटी, कि हमारे कौन से स्ट्रेंथ्स है, कौन से एरिया में हमें इंटरेस्ट है, कहाँ पर पैशन है, ये अगर हम क्लियर करें। और ज़्यादातर जो मेरे लीडरशिप वर्कशॉप्स आते हैं या करियर काउंसलिंग वर्कशॉप होते हैं, हम ये बड़े क्वेश्चंस बहुत गौर से देखते हैं कि मैं क्यों, मेरा जन्म क्यों लिया मैंने, मुझे क्या करना है, किस एरिया में मुझे इंटरेस्ट है। अगर मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मैं क्रिकेट में बैटिंग करूं, बॉलिंग करूं, कि क्या करना है मुझे, कि मुझे क्रिकेट कमेंट्री देनी है। सो कई बार क्या होता है कि हमारी जो हमारा इंटरेस्ट है हम सब भूल जाकर इंजीनियरिंग, मेडिसिन जैसी जगह जाकर फंस जाते हैं। तो ये मैं बहुत चाहता हूँ कि लोग अपने अंदर झांक कर देखें कि मुझे करना क्या है, और अपने दोस्तों से बात करके, अपने फैमिली से बात करके क्लियर हो जाए कि किस एरिया में हमें काम करना है। सो करियर काउंसलिंग में मोस्टली आई एम फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, सो दैट चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री में जाए, कोई भी फील्ड में जाए, बेसिक कम्युनिकेशन तो आना पड़ेगा। अंग्रेजी हो या हिंदी हो या उर्दू या सिंधी, लेकिन आपस में अंडरस्टैंडिंग आना पड़ेगा। लिसनिंग स्किल्स की जरूरत पड़ती है, लोगों को सुनना पड़ेगा, लोगों के मनोभावनाओं को जानना पड़ेगा। सो ये जो सब चीजें हैं वो कॉमन जो है, अबाउट अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटीज, understanding how to connect with others, to form relationships, uh, understanding how to present oneself, how to create a simple resume, ये सब चीज़ों में काफ़ी काम होता है। कई बार मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं यूथ होते हैं, और कभी कभी कॉलेज होने के बाद इवन मिड वे करियर में 20-30 साल बाद, जैसे एट द एज ऑफ 40-50 भी लोगों को ये परेशानी होती है कि हमने पूरा अपना आधा लाइफ वेस्ट कर दिया, अब हम क्या करें। सो हम एट एनी एज ये जरूरत होती है। सो जनरली हाई स्कूल से लेकर मिड लाइफ तक लोग आते रहते हैं, एंड मेरा ज्यादातर काम इज डन एंटायरली फ्री, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आजकल अगर आप कोई अच्छे करियर काउंसलर के पास जाए तो बहुत महंगा पड़ता है, एंड लोगों को जरूरत पड़ती है बिफोर दे कैन गेट प्रॉपर इनकम या बिफोर दे हैव अ गुड करियर। सो तब उनके पास कई बार पैसा नहीं होता। दैट्स व्हाई आई डू माय वर्क एट नो चार्ज। मेरी एक ही आशा है कि अगर लोग सीखे ये सब और वो खुद आगे बढ़े तो वो दूसरों को मदद करेंगे, वो तो हो ही जाएगा। जैसे मेरा एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री था, मैं भी अभी ज्यादातर चीजें एकदम फ्री में देता हूँ। एंड मुझे पक्का पता है जो लोग मेरे से सीख रहे हैं वो आगे बढ़कर अपने दोस्तों को, अपने देश को, अपने प्रांत को मदद करते रहेंगे। सो ये मेरी इच्छा है। ओके सर। रिजवान जी, आप दिखाई नहीं दे रहे हो, शायद बैक स्टेज में तो नहीं है। तो शंकर, कैरियर और प्रोफेशन, क्या ये दो अलग टर्म्स हैं या एक है? मैं उतना तो आई एम नॉट एज मच इनटू वर्ड्स एंड इनटू द ये। फॉर मी इट्स अबाउट हाउ यू लिव योर लाइफ एंड व्हाट यू डू विद योर लाइफ। तो कई लोग प्रोफेशन उसको बोलेंगे जहाँ पर हमें पैसा मिलता है, करियर में, इवन हॉबीज में भी इंक्लूडेड। आई एम नॉट एज मच इनटू वर्ड्स। मैं उतना मतलब शब्दों में उतना जोर नहीं देता जितना कि my main goal is to make sure people have a meaningful life, and in that their career, their profession is a big part of it. शंकर, कैरियर आपका क्या, जिससे आपको पैसा मिले, इज्जत मिले, शोहरत मिले, लेकिन आप 25 साल 30 साल की उम्र में रिटायरमेंट के करीब चले जाते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं यार, मजा नहीं है,
लोग सवाल पूछ रहे होते हैं कि अगर आपको जिंदगी दोबारा मिले तो आप यही जिंदगी गुजारेंगे। लोग कहते हैं नहीं, मैं फलां बनना चाहूंगा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इसीलिए यही एक प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग, जैसे मैंने 10 साल इंजीनियरिंग में निकाले, 10 साल तो बहुत मजा आया, बट आगे और इंजीनियरिंग की इंटरेस्ट नहीं थी। तो ये जो प्रॉब्लम कॉमन है, एंड ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग खराब है, इंजीनियरिंग इज वेरी गुड। 3D ग्राफिक्स में बहुत काम किया, इसीलिए तो हम अभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेकिन खुद को जानना बहुत जरूरी है, खुद के इंटरेस्ट को जानना जरूरी है, खुद का मकसद क्या है वो जानना जरूरी है। जैसे अगर आप कोई टीचर के पास जाओ या रिलीजियस पर्सन के पास जाओ, वो भी बोलेंगे कि तुम्हारी इच्छा क्या है, भगवान ने तुम्हें, खुदा ने तुम्हें बनाया क्यों है, ये जानना जरूरी है। तो अंदर झांकना बहुत जरूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं, जैसे आपने बताया, ऑलमोस्ट धक्का मार के लोग एक प्रोफेशन में आ जाते हैं। अरे आज तुम्हारे इतने मार्क्स है, मैथमेटिक्स में इतना है, फिजिक्स में इतना है, केमिस्ट्री में इतना है, तो आपको इंजीनियर बनना ही चाहिए, एज इफ देयर इज नो अदर चॉइस। एंड जैसे आप टीचिंग में आ गए, टीचिंग तो बहुत कीमती है, एंड स्पेशली टीचिंग इतनी कीमती है, ईच वन टीच वन कहते हैं कि दैट्स द ओनली वे हम पूरे देश को, हमारे पूरे दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। एंड टीचिंग हर चीज में होती है, नॉट जस्ट एकेडमिक्स में, बट रिलीजन में टीचिंग्स होते हैं, संस्कार सिखाए जाते हैं, प्रोफेशनल कोचिंग होता है, या जैसे ट्रेनिंग द ट्रेनर्स होते हैं जैसे आप कर रहे हो। तो एवरी एरिया ऑफ लाइफ लर्निंग इज नेसेसरी, टीचिंग इज द अदर साइड ऑफ लर्निंग। तो मेरा मेन मकसद होता है क्रिएटिंग ए लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब ऐसे एक ऐसी जगह बनाओ ताकि जैसे हम लोग, हम अब आप और मैं बातें कर रहे हैं, तो लोग सुनने वाले सुनेंगे क्यों? सुनेंगे तभी जब भी उनको कोई फायदा हो, उनको कुछ मतलब की चीज मिले। तो ये हमें, हमारी जिम्मेदारी होती है कि जब हम बातें कर रहे हैं तो ऐसी, इस तरह बातें करें कि जो सुनने वाला है उसे कुछ यूजफुल मिले, कोई लेसन्स लर्न करे या आगे बढ़ने की तमन्ना बढ़े, तभी तो उनको कुछ फायदा होता है। सो इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इवन दिस कॉन्वर्सेशन, हम जब बातें कर रहे हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट। नाउ कई लोगों को अंग्रेजी पसंद होगा, कई लोगों को हिंदी उर्दू पसंद होगा, आपके वहाँ गांव में कई लोगों को पंजाबी पसंद होगा। ये हम कंप्लीटली कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जब जानते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन है, उनकी चाहते क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनके रीति रिवाज कैसे है, देन वी कैन बी मोर कंपेटेबल। एंड दैट इज ट्रू अबाउट एवरी सिंगल पर्सन। जितने भी लोगों के साथ हम बात करते हैं, उनकी चाहते क्या, वो जाना कहाँ चाहते हैं, मैं जाना कहाँ चाहता हूँ, और हम साथ में कैसे जाए और कहाँ जाए। तो इसमें मेरा ज्यादातर दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई एम फोकस्ड, जिसमें लैंग्वेज भी आएगा, लिसनिंग भी आएगी, आप तो बहुत अच्छा लिसन कर रहे हो, और साथ में साथे बढ़िए साथे करिए कहते हैं गुजरात में, कि हम साथ साथ के क्या कहा क्या कर सकते हैं। सो करियर इज अ बिग पार्ट ऑफ इट, बट नॉट द ओनली थिंग। जैसे हम नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी अपने भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ, वी आर लर्निंग ऑल द टाइम एंड वी आर टीचिंग ऑल द टाइम। सो ये कॉन्वर्सेशन हैज टू बी मीनिंगफुल, चाहे कोरोना वायरस का कॉन्वर्सेशन हो या कोई कवाली का कॉन्वर्सेशन हो, या साथ में गाएं, साथ में नाचे, एवरी टाइम वी आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम ईच अदर। आपका आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आप ट्रेनर्स के ट्रेनर हो, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? शंकर, मैं तो जाती तौर पे जब भी ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मैं तो सीखने के लिए आया हूँ। तो हाँ, इतने ज्यादा लोग जो बैठे हुए हैं सामने, मैं आप सब लोगों से सीखने आया हूँ। और जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको सिखा नहीं सकता, वो शेयर होगा सिर्फ। हम दैट्स नॉलेज इट। शेयरिंग करेंगे, और दैट यही मकसद है बस। इट्स नॉट अबाउट टीचिंग समथिंग और ट्रेनिंग समथिंग। मैं तो नहीं समझता ये। एंड हम लोग, हर एक का वातावरण अलग होता है, हर एक की बैकग्राउंड अलग होती है, हर एक के संस्कार अलग होते हैं। जैसे मैं हिंदुस्तान से हूँ, तो मेरी भाषा ज्यादा हिंदी संस्कृत पे आधारित है, आपकी भाषा उर्दू में काफी अ, अरबी पे आधारित है। हम एक दूसरे को समझ तो सकते हैं, लेकिन हमारी भाषा ज्यादा बॉलीवुड जैसे सुनाई देगी आपको, लेकिन आपकी भाषा हमें, जैसे कव्वालियों में, जैसे गजलों में होती है, जैसे गुलाम अली के गाने या नुसरत फतेह अली खान या आबिदा परवीन, वह सकती है।
so we can learn, हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम साथ में आगे बढ़ सकते हैं, ये जरूरी है। अभी प्रॉब्लम क्या है दुनिया में, हम एक दूसरे के डिफरेंसेस ज्यादा देखते हैं, हमको लगता है अरे मुझे ये आता है उसको वो आता है, सो वी आर नॉट स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज। कई बार बोलते हैं वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, अगर सेम लैंग्वेज सेम पेज होता तो हम लर्निंग कम होती। अगर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि लाइक सभी अगर पूरी दुनिया को एक कलर में पेंट करे, लेट्स से मेरा फेवरेट कलर है ब्राउन, तो पूरी दुनिया अगर ब्राउन कर दे तो कुछ दिखाई भी नहीं देगा, कोई मजा भी नहीं आएगा। पूरे रेनबो की जरूरत होती है, हर तरह के रंग लाओ और अगर थोड़े थोड़े सिलेक्टिवली लगाओ तो आप एक बहुत अच्छा दृश्य पैदा कर सकते हो, आप बहुत अच्छा नजारा बन सकता है। तो वैसे ही जितने लोगों के साथ आप परिचय करो, जितने लोगों के साथ दोस्ती करो, जितनी भाषाएं सीखो, जितने रीति रिवाज सीखो और अपना अस्तित्व रखो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपना अस्तित्व छोड़ दो, लेकिन हमारा जो अंदर की कला बढ़ जाती है, हमारा जो फोर्स होता है वो स्ट्रांगर हो जाता है, क्लियरर हो जाता है। जैसे मैं तकरीबन 75 देशों के लोगों से मिला हूँ सैन फ्रांसिस्को में जब रहता था, तो मैं 75 लैंग्वेजेस में हेलो बोल सकता हूँ, अस्सलाम वालेकुम से लेकर शालोम तक, और यू नो अरबी भाषा से लेकर हिब्रू तक, एटलीस्ट हेलो, हाउ आर यू, थैंक यू, बाय बाय उतना बोले तो कितना फर्क पड़ता है। कल कल हमारे साथ एक आदमी आया था फ्रॉम थाईलैंड, सो सवादिकरा, जस्ट 2 शब्दों में हम वो हमारी दिल जीत लेते हैं, हम उनका दिल जीत लेते हैं। इतना सा अगर ना आए तो हम कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ये जो वैरायटी है, ये जो अलग अलग स्टाइल्स है, अलग अलग रीति रिवाज है, उसमें से हमको सीखने को मिलता है। और फिर हम कॉन्शियसली हम अपना लाइफ इस तरह जी सकते हैं जिस तरह हमें खुशी हो, जिस तरह हमारे परिवार को खुशी हो, जिस तरह हम सब साथ में मिल सकते हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बहुत अच्छा ख्याल है आपका शंकर। ये आपकी जो बातें हैं ये वो बातें हैं जो यहाँ पे हर पाकिस्तानी और हर शख्स जो कि दुनिया के अंदर अमन चाह रहा है, जो कि सुकून चाह रहा है, जो कि पीस चाह रहा है, उसके लिए ये बातें बिल्कुल एग्जैक्टली माने खेज हैं। वो इनको समझता है और इसी पे अमल करना चाहता है। सियासत अलग मौजू है, उस पर अलग बात हो सकती है, दूसरी चीजें अलग हो सकती हैं। अब मुझे ये मालूम करना है कि कैरियर के हवाले से जहाँ बात हो रही थी, तो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि जो पेरेंट्स कहते हैं कैरियर वो आप डिफाइन करें, क्योंकि जो बच्चा है लाइक एट द एज ऑफ 17 18 20, तो वो डिसाइड कैसे करेगा कि उसके लिए बेहतरीन कैरियर क्या है। पेरेंट्स ने तो 50 साल 40 साल गुजारे हुए हैं, उनको पता है कि वो क्या उसकी एक्सपीरियंस है और क्या वो सीख सकता है और किस में वो बेहतर है। तो व्हाट डू यू से कि व्हाट इज द कैरियर बाय डिसाइडेड बाय पेरेंट्स और डिसाइडेड बाय द टीनेजर? वेल दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। 17-18 पे तो हमारी ज्यादातर लोगों की आजकल लाइफ शुरू होती है। ऐसा नहीं जैसे पहले था कि लोग 12-13 साल से काम करने लगते हैं। कई लोग जिनको जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके घर में माँ बाप जॉब कर रहे हैं और सुविधाएं हैं, वो 20-22 तक तो आजकल नौकरी नहीं करते। सो क्लियरली माँ बाप का हक होता है कि वो बताए, सजेस्ट करे कि किस एरिया में जाए। टीनेजर्स को ज्यादातर सिर्फ, जैसे ज्यादातर मेरे जो टीनेजर्स थे उनको पबजी से ज्यादा मोहब्बत है, इलेक्ट्रॉनिक गेम से ज्यादा मोहब्बत है, विच इज अंडरस्टैंडेबल। हम भी उस उम्र में वही करते थे, so उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। लेकिन अगर कोई बोले कि मुझे पबजी में ही करियर बनाना है तो बहुत लिमिटिंग हो जाएगा। तो माँ बाप का सलाह देना तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इतनी चेंजेस हो रही है इकोनॉमी में। एक जमाने में आईटी या कंप्यूटर्स एक प्रोफेशन हुआ करता था, अब आईटी कंप्यूटर्स में इतने सारे अलग अलग प्रोफेशन आ गए। जैसे अभी हम ऑनलाइन मीडिया यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया में, एंड आजकल तो सब लोग घर में बैठे हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। जितना हम सोशल मीडिया यूज करें तो सोशल मीडिया में करियर्स बढ़ते रहेंगे। इंटरव्यू करना लोगों को, अंडरस्टैंडिंग करना कि कैसे मार्केटिंग सोशल मीडिया पे होता है, मार्केट रिसर्च होता है,
सो एंड आईटी में भी कोई कंप्यूटर बनाने में काम करता है, कोई कंप्यूटर में ग्राफिक्स डालते हैं, कोई लोग म्यूजिक बनाते हैं कंप्यूटर्स पे। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अकाउंटिंग से लेकर आजकल डांस म्यूजिक तक यूज होता है। सो देयर इज अ वैरायटी ऑफ प्रोफेशंस जहाँ की, जबकि 30 साल पहले सिर्फ कंप्यूटर इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री हुआ करती थी, अब एक कंप्यूटर इंडस्ट्री सर्वत्र फैल गई है। हर जगह पर आपको, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आपका कंप्यूटर नहीं दिखाई दे। आपके पॉकेट में, स्वयं आपके पॉकेट में भी एक सेल फोन है, या आपके सामने भी सेल फोन या डेस्कटॉप या लैपटॉप है। तो ये हर जगह फैली हुई है। तो ये जो चेंजेस है, इतने फास्ट चेंजेस हो रहे हैं कि माँ बाप सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप को आगे क्या होने वाला है बोलना इतना इजी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये बच्चों को, यंग लोगों को अपने माँ बाप के साथ, आपके टीचर्स के साथ, कोई करियर काउंसलर के साथ साथ में बैठकर अगर डिसीजन ले तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सब लोग करियर काउंसलर अफोर्ड तो नहीं कर सकते, कभी कभी महंगा पड़ता है। लेकिन बुक्स है कई बार, या यूट्यूब वीडियोस है, उससे भी काफी मदद हो सकती है। या ऐसे शोज है जहाँ पर ऐसे इन इन चीजों के बारे में एटलीस्ट तर्क विवाद होता है, डिस्कशन होती है। तो एटलीस्ट ये सोच समझ कर करना जरूरी है। माँ बाप डेफिनेटली प्ले अ बिग रोल। ज्यादातर माँ बाप जहाँ पैसा देते हैं, उनकी एटलीस्ट इतनी तो तमन्ना होगी कि उनको कंसल्ट किया जाए। लेकिन जैसे मेरे डैडी पोस्टमैन थे, तो उन्होंने 10वीं 11वीं तक अच्छा गाइडेंस दिया। फिर जब मुझे इंजीनियरिंग में जाना था, वो कह रहे थे तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जा। मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग करनी थी। तो वो बहुत कट्टर थे कि मुझे अकाउंटेंसी करनी चाहिए। तो फिर लकीली हमारे गांव में एक छोटा सा करियर शो आ गया था, किसी मिशन ने करियर शो रखा था। तो मैं अपने डैडी को ले गया, और काउंसलर ने फ्री में बोला उनको बताइए मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, मेरे मैथमेटिक्स फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, डैडी कह रहे हैं अकाउंटेंसी करो। तो फिर उन्होंने एक अच्छा अच्छा सलाह दिया। उन्होंने कहा ठीक है, 11वीं 12वीं तो आप इसमें कर सकते हो, 12th स्टैंडर्ड तक आप साइंस में जाओ। अगर आपको इंजीनियरिंग मिल गया जिस तरह आपको जाना है, और वो भी आप खुश हो, माँ बाप खुश है, यू कंटिन्यू इन इंजीनियरिंग। अगर नहीं मिला तो एटलीस्ट कंसिडर करो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी अकाउंटिंग में जाओगे। सो एक कॉम्प्रोमाइज डिसीजन लेकर फिर हम आगे बढ़े। तो वैसे ही जितने जितना हो सके उतना माँ बाप का सुनना जरूरी है। लेकिन अगर माँ बाप या बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट हो तो कोई और एडवाइसर एडवाइस कर सकते हैं। अच्छा दैट्स जी। ग्रेट। शंकर, एक मैंने आपके इंट्रो के अंदर आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल जिसमें मैं यकीनन आपको हाँ काफी जी। ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। आपने एक डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से लिखा हुआ कि यू टेक योर पेज और डिजिटल मीडिया फ्रॉम 3000 टू 1.4 मिलियन। व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? हम 3000 से 2.5 मिलियन गए, मतलब 25 लाख लोगों तक ले गए थे। एक तो मीडिया इतनी नहीं है, अभी भी मीडिया चेंज होती रहती है। हमारे टाइम पे जब हमने ये किया था, दैट वाज अराउंड 2011 से 2014 तक। तब वीडियोस तो थे ही नहीं, या बहुत कम थे क्योंकि बैंडविड्थ नहीं था। अभी तो गीगाहर्ट्ज में सेल फोन्स चलते हैं, एंड रूटीनली एवरी डे डेढ़ एक एक मेगाबाइट, सॉरी 1 गीगाबाइट डेटा दिया जाता है, राइट। आप या वाईफाई हो तो और भी डेटा होता है। सो 10 साल पहले 2011 टू 2014 लोगों के पास इतना डेटा नहीं था। सो जो हमने मेथड्स यूज किए उस टाइम, वी वर यूजिंग लॉट ऑफ कोटेशंस। हमने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज किए, क्योंकि हमारा टॉपिक था हैप्पीनेस, प्रोजेक्ट हैप्पीनेस। तो मेन हमारा रीजन था कि बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड है। तो जो जिन्होंने प्रोजेक्ट हैप्पीनेस शुरू किया था वो डिप्रेशन पे ज्यादा काम करते थे। लेकिन जब हम बोलते थे कि आपको डिप्रेशन कम करने के लिए हम बुला रहे, तो कोई नहीं आता था, किसी को डिप्रेशन का नाम भी लेना नहीं था। तो हमने जब प्रोजेक्ट हैप्पीनेस की बातें करना शुरू किया, और हमने जैसे प्रिटी वुमेन के हीरो रिचर्ड गियर को इंटरव्यू किया, दलाई लामा का इंटरव्यू किया, हमने तमाम लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम नाइजीरिया जाकर वहाँ के एक प्रीस्ट से भी इंटरव्यू लिए, डेसमंड टूटू से बातें की, और
जो जिन्होंने स्टार वॉर्स बनाया था उनसे बातें की। जैसे हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो हमने अनेक लोगों के इंटरव्यूज पब्लिश किए, सब लोगों को बहुत इंटरेस्ट आने लगा। 3,000 से हमारा गोल था कि 1 लाख तक पहुंचा दे, लेकिन 1 लाख का गोल 2-3 महीने में पूरा हो गया। फिर उसके बाद जो हैप्पीनेस के गायक है, अगर आपने हैप्पी सॉन्ग सुना होगा इन इन इंग्लिश, तो उसका हम ले आए, फेरल विलियम्स। तो फेरल जब आ गया तो वो उसके साथ जितने भी लोग थे, सब लोग हैप्पी बनना तो चाहते हैं, कोई नहीं है दुनिया में जो उदास रहना चाहते, लेकिन हैप्पीनेस के तरीके होते हैं। हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं कि चॉकलेट खाते रहो, दारू पीते रहो, दैट डज नॉट गिव लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। अगर किसी ने दारू पी लिया है, जो कि ज्यादातर रिलीजन से डोंट डू इट, बट टीनेजर्स तो ट्राई करते ही हैं, तो उनको पता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 4 घंटे नशा चलेगा, उसके बाद में नशा उतरेगा तो पूरा डाउन हो जाता है आदमी, राइट, हैंगओवर हो जाता है। सो शॉर्टकट से नहीं काम चलता, लॉन्ग कट ही लेना पड़ता है। खुद को जानना जरूरी है, अपने परिवार को जानना जरूरी है, अपने नेबरहुड को जानना जरूरी है। सो दैट्स हाउ वी स्लोली स्टेप बाय स्टेप ले गए। अगर हमने पहले दिन डिप्रेशन की बात की होती तो शायद लोग भाग जाते। इंस्टेड हमने बातें की कि हमें खुश होना है, तो हम कैसे खुश हो जाए। और फिर हमने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज किए जो कि एटलीस्ट दुनिया की नजर में खुश होते हैं, जैसे फिल्मी एक्टर्स, सदगुरु सदगुरु जो काफी टॉक्स देते रहते हैं, अम्मा, ऐसे कई लोगों से हमने इंटरव्यूज किए जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उनकी भाषा में उनकी जर्नी कैसी रही। एंड सूफियाना लोगों से इंटरव्यूज किए कि वो लोग सिर्फ नाचने से काम चलेगा क्या। सो सो अंडरस्टैंडिंग 360 डिग्री जब व्यू हमने शुरुआत की, सो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें अच्छी लगती है। सो लकीली 1 लाख का जो हमारा टारगेट था 2-3 महीने में पूरा हो गया। सो फिर एवरी मंथ 1-1, 2-2 लाख आने लगे लोग। 3 साल में 2.5 मिलियन या 25 लाख लोग आराम से आ गए। उसके बाद में हमने सोचा कि ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना जरूरी नहीं है, हमको इन लोगों के साथ कुछ प्रोग्राम्स करना जरूरी है। इसके लिए हम रेगुलरली, अगर आप प्रोजेक्ट हैप्पीनेस में जाएं, एवरी डे कोई ना कोई नई चीजें, नई तरकीबें या पुरानी तरकीबें, हम जब नया बोलते हैं चीज, एक्चुअली हाफ ऑफ इट इज प्रेयर करना सीखो, मेडिटेशन करना सीखो, अपना तंदुरुस्ती की और ध्यान देना, दोस्ती बढ़ाना लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ रिलेशनशिप अच्छे करना, बेसिक चीजें जो हमें कॉमन सेंस कहते हैं, लेकिन कॉमन सेंस बहुत अनकॉमन होता है। कॉमन सेंस इतनी रेयर चीज हो गई है कि रोज बोलना पड़ता है लोगों को, ये मत करो ये करो, और लोग सुनते तो नहीं। लोग सुनेंगे किस चीज को? अपनी मनमानी को। तो हम बोलते हैं आप अपनी मनमानी को सुनो और देख लो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो कि कहाँ जाने से क्या होता है। सो डिजिटल मीडिया, कोई भी अगर चीज आपको आगे लेनी है तो कोई यूजफुल चीज बनाओ लोगों के लिए, और उनके मन में क्या है वो जानो, उनके इंटरेस्ट क्या है जानो, तो अपने आप लोग आ जाते हैं। ऐसा कोई देयर इज नो गिमिक, देयर इज नो शॉर्टकट, बट अंडरस्टैंडिंग पीपल इज 99% ऑफ द जॉब। बाकी हमने कभी एडवर्टाइजिंग भी नहीं किया प्रोजेक्ट हैप्पीनेस में, हमने कोई एड्स नहीं खरीदे, कुछ नहीं। बट आप जैसे लोगों को, पूरे दुनिया के लोगों को बुलाकर हमने जब इंटरव्यूज किए तो लोग खुद ही आने लगे। मैंने आपके छोटे से सवाल का दैट्स ग्रेट। लंबा सा जवाब दे दिया। नहीं, बहुत अच्छा किया। शंकर, आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान के लोगों को और इस वक्त पूरी दुनिया के लोगों को? डिप्रेस तो हैं लोग, घरों में लॉकडाउन है, घरों में बंद हैं, सिचुएशन खराब है, इकोनॉमी खराब है, रोजगार बेरोजगार, जॉब क्विट। तो व्हाट इज योर फाइनल मैसेज फॉर वेल, हैप्पीनेस? इतना मैं आप सिंपल बता सकता हूँ, जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, जो लोग ये देख रहे प्रोग्राम, उनके लिए उतना तो खराब नहीं है। आपके पास एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, खाने पीने के लिए कुछ तो होगा, नहीं तो आपका इतनी एनर्जी तो नहीं होती कि आप सामने बैठकर ये देख रहे हो। आपके पास कंप्यूटर या सेल फोन या कोई डिवाइस है, आपको हिंदी उर्दू अच्छी तरह जानते हो, अंग्रेजी भी शायद जानते होंगे। तो पहला चीज ये है कि
भगवान का शुक्र मानना, क्योंकि कई लोगों के पास ये चीजें नहीं है। कई लोगों के पास नौकरियां नहीं है, कई लोगों के पास फोन नहीं है, कई लोग भाषा नहीं समझ सकते, जुबान नहीं समझ सकते। तो हम उन लोगों से काफी गुना आगे हैं, हमारे पास काफी चीजें हैं। ये पहले हमें जानना जरूरी है कि हम कितने प्रिविलेज्ड है, हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं। ओके, तो लॉकडाउन हो गया है तो हम बाहर नहीं जा सकते, हमें घर में रहना पड़ रहा है। तो जब कोई भी रिलीजन में जाओ, कोई भी ट्रेडिशन में जाओ, कोई भी साइंस में जाओ, अगर आपको खुद को जानना है तो एक जगह स्थिर बैठना जरूरी है। आपको अपने घर में घूमने के लिए तो कोई मना नहीं कर रहा है, खाने के लिए पीने के लिए मना नहीं कर रहा है। हाँ, कई जगह पे खाने की भी दिक्कत हो रही है, बट कुछ तो मिल रहा है, खाना पानी थोड़ा तो मिल रहा है, तो उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। और ये सोचिए कि ये आपको पॉज पॉज बटन दबाया गया है। जैसे हम पिक्चर देखते हैं, कोई तो बीच में इंटरवल होता है ना, तो ये इंटरवल समझ लीजिए, ये पॉज बटन समझ लीजिए। और इस पॉज बटन के टाइम आप अपना पेट पेट पूजा कर लेते हो, साफ कर लेते हो पेट, वैसे अपने मन को साफ करना और कहना कि मुझे आगे बनना क्या है। चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, चाहे आप 50 साल के हो, 20 साल के हो या 80 साल के हो, आगे अगले दिन क्या करना है वो सवाल तो उठता ही है। तो ये खुदा ने हमको ऐसा टाइम दिया है कि हम समझ सके हमें आगे करना क्या है। करियर का मतलब यही नहीं कि सिर्फ मुझे पैसे कैसे कमाने, पैसा तो कमाना पड़ता है, लेकिन अब हम घर में बैठे हैं तो हम घर वालों लोगों के साथ हमारा रिश्ता क्या है। कई लोग होते हैं जो पूरा टाइम बाहर काम करते हैं, अभी तो बेचारों को घर में बांध दिया ऐसा लग रहा होगा, बट आपका मन तो कहीं भी जा सकता है ना। इसीलिए तो हम यहाँ दूर दूर से, मैं अभी मेक्सिको में हूँ, मेरा टाइम है अभी दिन के 12:30 बज गए, आपके यहाँ 10:30 बज गए रात के, लेकिन फिर भी हम बात कर सकते हैं एंड पूरी दुनिया के लोग बात कर सकते हैं। तो अपने मन को खोलना, अपने मन के दरवाजों को बंधन में मत रखना और सोचना कि मुझे आगे करना क्या है, कैसे करना है, कितने में मैं खुश हो सकता हूँ। जरूरी है क्या रोज पार्टी जाना, जरूरी है क्या कोई गेम्स खेलना, तो कितना खेलना चाहिए, कहाँ पर रहना चाहिए, किस लोगों के साथ, किन लोगों के साथ मुझे दोस्ती बनानी है, कहाँ मुझे आगे बढ़ाना है, हर एरिया में। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट। सो दुखी बनना है तो जरूर दुखी बनिए, कोई रोकने वाला तो नहीं है, लेकिन दुखी बनने में क्या है कि लॉन्ग टर्म दुखी मजा नहीं आता, फिर कोई ट्रेजेडी मीना कुमारी को देखना पड़ेगा, है ना। उससे अच्छा कोई कॉमेडी शो देख लीजिए, उससे अच्छा बैलेंस ले आए लाइफ में। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम, जो लोग रमादान सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू थिंक अबाउट द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। साल में एक ही महीना ऐसा मिलता है आप लोगों को, हम लोगों को, हमारे भी अभी फेस्टिवल्स हुए अभी, हिंदू लोगों में हम कहते हैं युगादि या गुड़ी पाड़वा या होली हुई। तो जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनका एक ही मकसद होता है कि हमारी डेली लाइफ को पॉज करें और सोचते कि हमें आगे क्या करना है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, और ज्यादा तो नहीं कुछ कह सकता। थैंक यू सो मच शंकर, आपसे बातें बहुत अच्छी हुई। और मैं इंशाल्लाह आपके शो में भी आऊँगा। और आपका शो जो है वो लर्निंग क्लासरूम से ज़्यादा एक फैमिली एंटरटेनमेंट शो हो जाता है, कि उसमें सब लोग इतने मज़े से रह रहे होते हैं, लग नहीं रहा होता कि वहाँ पे क्लास हो रही है, लग रहा होता है वहाँ पे सब लोग जस्ट एक फैमिली गैदरिंग हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं वहाँ भी आऊँगा, और आपसे यहाँ भी बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर फैमिली, फॉर योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर योर रिजवान टाइम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। एंड जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, उसमें हमारा कंट्रोल तो काफी कम होता है, इसलिए मैं सबको शुक्र कर रहा हूँ। एंड इंशाल्लाह हम फिर मिलते रहेंगे और हम कोऑपरेट करते रहेंगे अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा थैंक यू जी, सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।